आपकी जो लंग्स होती हैं, आपको पता है कि आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है, इसमें लंग्स होती हैं। लंग्स का क्या काम है? लंग्स का काम ये है कि आप ब्रीथ करते हो, वेंटिलेशन करते हो। मैंने कल बताया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फर्क होता है। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज का काम है, आपकी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट करती हैं। अब इसकी एनाटॉमी क्या है? आपने पहली बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, आपकी बुक वाले ने भी यही लिखा है कि जो राइट लंग है, जो आपकी राइट लंग है, राइट लंग के कितने लोब है? 3 लोब है। राइट लंग के कितने लोब है? 3 लोब्स हैं। ठीक है। और जो आपकी लेफ्ट लंग है, इसके कितने लोब हैं? इसके सिर्फ और सिर्फ 2 लोब है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 लोब है। तो आपकी बुक ने एक निमोनिक भी लिखा है कि लेफ्ट, एल से आपने याद रखना लेस लोब्स। तो राइट लंग के 3 लोब होते हैं और जो लेफ्ट लंग होती है इसके 2 लोब होते हैं। ठीक है। और एल से आपने क्या याद रखना है कि लेस लोब, जो आपकी लेफ्ट लंग है उसके लेस लोब्स होते हैं। तो पहली एक बहुत बेसिक सी बात है कि राइट लंग के 3 लोब होते हैं और जो लेफ्ट लंग है इसके 2 लोब होते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार तीसरा लोब कहाँ पे गया? तो आपने याद रखना है जो आपका तीसरा लोब होता है ये होता है लिंगुला। ठीक है, लिंगुला। मतलब कि अगर आप अपनी लंग्स को देखें तो आपकी लंग्स कुछ इस तरह की होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की होती हैं। मैंने बताया था कि ये क्या होती है? बेस होती है। ठीक है। और एंड ये क्या होती है? एपेक्स होती है। ये है आपके राइट लंग। इसमें जो आपके लोब होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि आपकी एक ये वाला फिशर होता है, उसके अलावा आपकी एक इस तरह की आपको लाइन नजर आ रही होती है। ये कितने लोब हो गए? 1, 2, 3। सुपीरियर, मिडल एंड लोअर। सुपीरियर, मिडल एंड लोअर 3 लोब होते हैं किसमें? राइट लंग में। बट जो आपकी लेफ्ट लंग होती है इसमें यहां करके अल्लाह ताला ने एक नोच रखी है, अल्लाह ताला ने एक जगह रखी है। किसके लिए? दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए। तो यहां मैं एच लिख देता हूं, हार्ट। तो इसके कितने लोब होते हैं? इसके सिर्फ 2 लोब होते हैं। ठीक है, अपर एंड लोअर। तो आपने याद रखना तीसरा लोब जो मिडल लोब है उसका होमोलॉग कौन है? लिंगुला, जो कि क्या है? जो जगह है, इट इज स्पेस फॉर हार्ट। तो लिंगुला इज स्पेस फॉर हार्ट एंड इट इज होमोलोगस ऑफ मिडल लोब ऑफ राइट लंग। जो आपकी राइट लंग होती है इसका इसमें 3 लोब होते हैं। कौन कौन सा? अपर, मिडल एंड लोअर। बट जो आपकी लेफ्ट लंग होती है इसमें 2 लोब होते हैं, अपर और मिडल। और तीसरा लोब कहाँ पे गया? आपने कहना है तीसरा लोब जो होता है वो हम लेफ्ट साइड पे, चूंकि लिंगुला आ जाता है जहां पे हार्ट होता है, तो इस वजह से जो मिडल लोब है, मिडल लोब का होमोलोगस क्या है? लिंगुला। ठीक है। तो ये एक सीधी सीधी सी बातें हैं जो आपकी बुक ने लिखी हुई हैं कि ये क्या है? होमोलोग है, होमोलॉग ऑफ मिडल लोब। ठीक है। जो आपकी राइट साइड पे जो राइट मिडल लोब है उसका होमोलॉग लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? लिंगुला। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है। हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाईजान आप, ये तो हो गई एनाटॉमी सीधी सीधी ना। तो आपके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? तो वो हम इसकी अभी बात करते हैं। आपने एक निमोनिक याद रखना है, रैल्स। ठीक है, आपकी बुक ने भी यही लिखा हुआ है, रैल्स, RALS, रैल्स। आर ए का मतलब क्या है? राइट इंटीरियर। ठीक है, राइट इंटीरियर। ये लाइन बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए आपने इसको ध्यान से समझना है। राइट इंटीरियर। और LS का क्या मतलब है? लेफ्ट सुपीरियर, लेफ्ट सुपीरियर। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। अच्छा, फर्ज करो कल हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर आपके ट्रैकिया होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? ट्रैकिया होता है। उसके बाद क्या होता है? ट्रैकिया के बाद क्या होता है? ट्रैकिया के बाद 2 ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर एल्वेलाई होते हैं। इस तरह ही हमने कल पढ़ा था। तो हम सबसे ऊपर बनाते हैं कि भाईजान ये क्या है? ये आपका है जी ट्रैकिया। ठीक है, ये क्या है? ट्रैकिया। उसके बाद आपका ये जो ट्रैकिया है ये 2 में डिवाइड हो जाता है इस तरह। जो ट्रैकिया है ये 2 में डिवाइड हो जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये हमने कल पढ़ा था। अब आपकी बुक ने एक निमोनिक लिखा है, रैल्स, RALS, के राइट साइड पे इंटीरियर और लेफ्ट साइड पे सुपीरियर। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ के आए हैं सीरियस सिस्टम में, कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा होता है? क्या निकल रहा होता है? पल्मनरी आर्टरी या पल्मनरी ट्रंक। तो पल्मनरी ट्रंक जब राइट वेंट्रिकल से निकलता है वो सिंगल होता है। ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है, सिंगल होता है। बाद में जब वो लंग्स के लेवल पे जाता है तो वो 2 में डिवाइड हो जाता है। वो 2 में डिवाइड हो जाता है। कौन? पल्मनरी ट्रंक, पल्मनरी आर्टरी। अब आपने जो चीज याद रखनी है वो इस निमोनिक से ये याद रखनी है कि RA का क्या मतलब है? राइट साइड पे इंटीरियर। लेकिन क्या चीज इंटीरियर? आपने कहना है कि जो पल्मनरी आर्टरी है, जो पल्मनरी आर्टरी है राइट साइड पे, वो किसके इंटीरियर पे होती है? वो किसके? मैं इसको रेड से बनाता हूं। देखो, जो पल्मनरी आर्टरी है वो राइट साइड पे, जो आपका ब्रोंकाई है, राइट ब्रोंकाई, उसके इंटीरियर पे होती है। और जो आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे वो ऊपर से गुजर रही होती है। ठीक है, सुपीरियर। मैं इसको इस तरह बना देता हूं, लेकिन आपने इसको समझ जाना, मैं लिख भी देता हूं। यहाँ पे ये इंटीरियर है राइट साइड में, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में इंटीरियर है, बट आपके लेफ्ट साइड में ये क्या है? ये सुपीरियर है। ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं?
क्यों हम यही स्पेसिफिक चीज बुक ने लिखी है। तो आपने याद रखना है, जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं ना, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा आप चेस्ट एक्सरे कैसे देख सकते हो। जब चेस्ट एक्सरे हम करते हैं ना, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड में जो ब्रोंकाई है, राइट ब्रोंकाई, उसके इंटीरियर से क्या चीज गुजरती है। तो आपने कहना क्या चीज गुजरती है, आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है वो डिफरेंट है। लेफ्ट साइड में आपने कहना है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो सुपीरियरली गुजरती है, ऊपर से गुजरती है, किसके, लेफ्ट ब्रोंकाई के। ठीक है, तो ये आपकी बुक ने लाइन लिखी है और बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डायग्राम से समझा दिया है कि आपके राइट ब्रोंकाई में, जो राइट ब्रोंकाई के इंटीरियर से कौन गुजरती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी। बट जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में सुपीरियर से गुजरती है। और ये हम क्यों पढ़ते हैं, हाँ ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर एक्सरे। जब हम चेस्ट एक्सरे रीड करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा चेस्ट एक्सरे, उसमें आपको पता चलेगा कि हमने ये क्यों पढ़ा था। लेकिन फिलहाल तब तक आपने मेरे ऊपर यकीन रख लेना है और इसको याद कर लेना है कि राइट साइड में जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो इंटीरियर होती है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है उसमें सुपीरियर होती है। आपने इसको RALS से याद रखना है। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने इसमें रट्टा मारना है। अब हम आगे चलते हैं जहां से आपके एमसीक्यूज आएंगे, जहां से आपके क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। अब एमसीक्यूज आपके क्या आएंगे, देखो इसमें आप अब ये क्या है, आपने एक चीज याद रखनी है कि फर्ज करो दिस इज ट्रेकिया, ठीक है, ये क्या है, ट्रेकिया। इससे जो ब्रोंकाई निकलते हैं ना वो कुछ इस शक्ल के होते हैं, ठीक है, इस शक्ल के। मतलब कि क्या, अगर हम एंगल ड्रा करने की कोशिश करें तो जो ये वाला एंगल होता है ये आपकी राइट साइड है, ये आपका राइट ब्रोंकाई है, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकाई है। अगर हम एंगल ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल तकरीबन आता है 30 और ये वाला कितना आता है, ये वाला आता है 45, तकरीबन ये चेंज भी होता है। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया, देखो अगर आप देखें गौर से, तो जो आपकी राइट ब्रोंकाई है, जो आपकी राइट ब्रोंकाई है, ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस क्या है, वो ज्यादा इन इन वर्टिकल है, किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। तो आपकी बुक ने एक लाइन लिखी है कि राइट ब्रोंकाई इज मोर इन वर्टिकल विद ट्रेकिया, कि ट्रेकिया के साथ कौन सी ज्यादा वर्टिकल में है, राइट ब्रोंकाई। क्यों, देखो आपकी जो लेफ्ट है वो थोड़ी सी साइड पे है, लेकिन जो राइट है बिल्कुल उसके सामने है, मतलब कम एंगल है इसका। तो अगर कोई चीज ऊपर से आए, फर्ज करो एक चीज ऊपर से आती है, तो आप लोग जरा मुझे बताएं ना, आपको कितनी समझ आई है कि अगर एक ऊपर से मैं चीज फेंकूं, उसके ज्यादा चांसेस किस साइड, किस की तरफ जाने के हैं, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, जल्दी बताएं मुझे। अगर मैं ऊपर से कोई चीज फेंकूं और वो किस तरफ जाएगी, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। डॉक्टर तहरीम, शी इज वेरी राइट, शी इज सेइंग राइट साइड। डॉक्टर नम्रा कह रही है राइट साइड पे, तकरीबन सारे कह रहे हैं राइट साइड पे। तो ये बहुत कॉमन एक कंसेप्ट है और ये आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले मैं पाकिस्तानी क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अमेरिकन क्वेश्चन, कि अमेरिकन कैसे पूछते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एनएलई की। ठीक है, एनएलई कि एनएलई में आपको ये क्वेश्चन किस तरह आएगा। ठीक है, चूंकि ये एनाटॉमी है, इसमें समझाने वाली कम बातें हैं, बट मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप इसको अप्लाई कर सको, आपकी एनाटॉमी अप्लाई कैसे होती है। अच्छा, आपसे जो एनएलई वाला है वो तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछेगा कि एक बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, एक बच्चा है, वो क्या है, वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, वो खेल रहा था। अचानक उसने पीनट, जो मूंगफली है, ठीक है, पीनट को उसने इनगल्फ किया। छोटा बच्चा था बेचारा, उसने पीनट को इनगल्फ किया और उस जो पीनट का दाना था, जो मूंगफली का दाना था, वो उसके लंग्स में चला गया। ठीक है, वो उसके लंग्स में चला गया। जब लंग्स में चला जाएगा तो जाहिर बात ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसको सांस नहीं आएगा। वो आपके पास, उसके पेरेंट्स आपके पास उसको इमरजेंसी रूम में ले आए, ईआर में ले आए। ईआर को कहते हैं इमरजेंसी रूम। आपके पास, आप इमरजेंसी में बैठे थे, आप इमरजेंसी में ले आए। अब बताएं आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं आप क्या करेंगे। आप अपनी लिटमैन की स्टेथ लगाएंगे उसके साथ। जब आप लिटमैन की स्टेथ लगाएंगे ना, चूंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा जिसे हम कहते हैं स्ट्राइडर। ठीक है, ये मैं आपको लंग साउंड सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आपने उसको सुन लेने हैं। आपको लंग साउंड आने चाहिए, हार्ट साउंड तो मुश्किल थे, बट आपको लंग साउंड आने चाहिए। स्ट्राइडर आपने याद रखना है, स्ट्राइडर दो कंडीशन में होता है, या तो हमारे क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, हमारे किसी लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो हमें स्टेथ में जो साउंड सुनाई देता है उसे हम कहते हैं स्ट्राइडर। या फिर एक और कंडीशन हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे, लेरिंजोमेलेशिया। ठीक है, लेरिंजोमेलेशिया, अगर आपके जो लेरिंजियल मसल्स हैं इनमें इनका स्पाज्म हो जाए तो इससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इससे क्या होगा, स्ट्राइडर साउंड सुनाई देगा। अब आपके पास एक पेशेंट आया जिसने मूंगफली खा रहा था, वो बेचारे ने एनगल्फ कर ली। जब उसने एनगल्फ की, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई। अब आपने अपनी स्टेथ लगाई और उसको आपको स्ट्राइडर सुनाई दिया। आपने हिस्ट्री ली तो वो मूंगफली खा रहा था, उस मूंगफली का दाना उसकी सांस की नाली में चला गया। आपको समझ आ गई कि इसको क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अब आपका प्रोफेसर पूछते हैं
कि भाईजान बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये मूंगफली का दाना इसकी राइट साइड में गया या लेफ्ट साइड में गया है? तो उसी चीज को बताने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम समझाई है कि फर्ज करो ये जो चीज मैंने ऊपर से फेंकी थी, ये एक मूंगफली का दाना था, पीनट, ये पीनट था, ठीक है। जब मैंने इसको ऊपर से नीचे फेंका, तो आप जरा मुझे बताएं कि उस बच्चे की, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है, जो मूंगफली का दाना होगा वो राइट लैंग में जाएगा, लेफ्ट लैंग में जाएगा? जल्दी बताएं। डॉक्टर मुकद्दस कह रही है राइट में, तकरीबन सारे कह रहे हैं राइट में, डॉक्टर जोहा, डॉक्टर तहरीम, सारे तकरीबन कह रहे हैं राइट में। तो आपने याद रखना है कि अगर अगर एक बच्चा कोई चीज निगल ले, और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बच्चों को हम सिक्के पकड़ाई रखते हैं, वो जब वो सिक्के उन्होंने मुंह में डाले होते हैं, जब उनका दिल करता है तो वो सिक्कों को निगल लेते हैं। जब वो निकलते हैं तो आपने याद रखना है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि वो सिक्का किस में जाएगा। वो सिक्का जाएगा राइट लंग में, राइट साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि राइट साइड इज मोर इन वर्टिकल विद ट्रैकिया, ठीक है। ये होगी सीधी बात, ठीक है, ये होगी सीधी बात। अब आपके प्रोफेसर साहब ने पूछा कि भाईजान बताएं किस लांग में गया, तो आपने कहना राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे। अब हम थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा बातें करते हैं। एक्स्ट्रा बातों से मुराद की जो आपकी बुक ने लिखी हुई है। अच्छा, वो कहता है कि आपकी एक बुक ने लाइन लिखी है कि राइट लंग इज मोस्ट कॉमन पार्ट फॉर एस्पायरेशन। मतलब कोई बच्चा या कोई बड़ा एस्पायर कर जाता है, कोई चीज उसकी सांस की नाली में चली जाती है, तो आपने कहना है कि कौन सी लंग में कॉमनली जाएगा? राइट लंग में, ठीक है। और वो मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। उसके बाद इसने उसके रीजन लिखे हैं कि भाईजान जो आपका राइट ब्रोंकाई होता है, जो आपका राइट स्टेम ब्रोंकाई होता है, वो क्या होता है? एक तो वो वाइडर होता है, वो एक तो चौड़ा है, और वो इनवर्टिकल है, ठीक है। ये ज्यादा अहम बात है कि वो इनवर्टिकल है। और इनवर्टिकल का क्या मतलब है कि वो ज्यादा किसकी तरफ होता है, उसकी ओपनिंग किसकी तरफ होती है? ट्रैकिया की तरफ। और जो आपका लेफ्ट वाला होता है वो तो साइड पे होता है। तो लेफ्ट वाले में चांसेस कम होते हैं, राइट में ज्यादा होते हैं। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपसे यू वर्ल्ड में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, पहले हम थोड़ा सा इसको कर लें। और आपसे एनएलई में ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज मैंने आपको बताया है कि एक बच्चा होगा, वो एक पीनट मूंगफली का दाना है, वो उसको एक्सपायर कर लेगा, उसकी सांस की नाली में चला जाएगा, तो आपको स्ट्राइडर साउंड सुनाई देगा, और उससे क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये उसके राइट लंग में गया। अब हम बात करते हैं कि एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, अगर वो सुपाइन पोजीशन में, या एक बड़ा है, कोई बड़ा है और वो अनकॉन्शियस है, पागल है, तो अगर वो सुपाइन पोजीशन मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऊपर की तरफ मुंह करके लेट जाएं, सीधा लेट जाएं, इसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अगर आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हैं, ठीक है, इसका मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, अमेरिकन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है इसका। सुपाइन पोजीशन, अगर आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हैं, तो आपकी लंग्स ना कुछ इस तरह होती हैं, ठीक है। फर्ज करो आपकी जो राइट लंग है वो ना, ये मैंने राइट लंग का साइड वाला पोर्शन बनाया, आपकी जो राइट लंग होगी ना, उसके लोब्स कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है, ये इस तरह और इस तरह, ठीक है, इस तरह। आपका जो राइट लंग का मैंने साइड से मैंने देखा जब, तो मुझे इस तरह की आपकी राइट लंग नजर आई। अब क्या होगा? अब आप लेटे हुए हो और आपने कोई चीज इंस्पायर कर लिया, अंदर निकल लिया। जब आप लेटे हुए और अंदर चीज इंस्पायर किया, तो आपने क्या याद रखना है? ये आपका क्या है? ये जो नंबर 1 है, दिस इज सुपीरियर लोब, दिस इज मिडल लोब, दिस इज लोअर लोब, ऐसे ही था। अब अब आपने क्या याद रखना है कि भाईजान जब आप लेटे हो और अगर आपने कोई चीज निगल ली और वो आपकी सांस की नाली में चली गई है, सबसे ज्यादा किस में चांस होंगे? सबसे ज्यादा किस लोब के चांस होंगे? तो आपने क्या याद रखना है? देखो, अगर आप ग्रेविटी को देखो कि ग्रेविटी हर चीज को नीचे लेके आती है, अब आपके ऊपर से कोई चीज आएगी तो वो कहां पे आके बैठ जाएगी? यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम को आपने अपनी बुक पे बना लेना, वरना आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। इसको आपने अपनी बुक पे लाजमी बना लेना। देखो, अगर एक बच्चा वो लेटा हुआ है और वो कोई चीज निगल लेता है, एक्सपायर कर लेता है, और उसकी सांस की नाली में अगर वो चली जाती है, तो वो लंग्स में चली जाएगी। जब लंग्स में जाएगी, तो आपने बताना है कि वो किस लोब में जाएगी। तो ये सुपीरियर लोब है, अपर लोब भी हम इसको कहते हैं। इसके लोअर सेगमेंट पे, ये इसके ना सेगमेंट भी होते हैं, जो लोब्स होते हैं इसके हमने डिफरेंट सेगमेंट बनाए हैं। तो आपने याद रखना है, जो अपर लोब है, यूएल का मतलब है अपर लोब, अपर लोब के किस किस सेगमेंट में? लोअर लोब में, ठीक है। लोअर लोब में जाने के उसके चांसेस हैं। या फिर जो आपका लोअर लोब है, एल एल का मतलब है लोअर लोब, जो आप सॉरी लोअर सेगमेंट, अपर लोब के लोअर सेगमेंट में जाने के उसके चांस है। ये आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। या फिर जो आपका लोअर लोब है, जो लोअर लोब होता है, लोअर यहाँ पे, ये जो मैंने रेड से बनाया, लोअर लोब के लोअर सेगमेंट में, लोअर सेगमेंट में उसके जाने के चांसेस हैं। अब जरा मुझे एक दफा ये बता दें कि आपको ये समझ बात आई है, ये मैं दोबारा बताऊं कि अगर आप सीधा लेटे हो, तो आपकी जो
अगर कोई चीज आप इंस्पायर करते हो तो किस में जाएगी, अपर लोब के लोअर सेगमेंट में और लोअर लोब के लोअर सेगमेंट में। डॉक्टर मुकद्दस को क्लियर हो गया है, डॉक्टर अनम को भी क्लियर हो गया, और बाकी पता नहीं टून बैठे हैं या क्या है, बाकी भी आंसर कर दें, आप शर्म महसूस ना करें, अगर समझ नहीं आती तो बता दें मुझे। चलें ठीक है, तकरीबन डॉक्टर पकीजा को भी समझ आ गया है, काशिफ को भी समझ आ गया, तलहा को भी समझ आ गया है, डॉक्टर नम्रा कह रही है रिपीट कर दें। अच्छा डॉक्टर नम्रा, मैंने ये बताया है कि अगर आप सीधा लेटे हो, ठीक है, अगर आप क्या हो बिल्कुल सीधा लेटे हो, ऊपर की मुंह ऊपर मुंह करके, अगर आप कोई चीज खा रहे हो और वो आपकी सांस की नाली में चला जाता है और सांस की नाली के बाद लंग्स में चला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लंग के नोट में कुछ इस तरह की, जब मैंने साइड से लंग्स को बनाया तो इस तरह का, ये मैंने जो लाइनें लगाई हैं ये हमारे ना फिशर होते हैं लंग्स में, जो लोब्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। ये अपर लोब है, ये मिडिल लोब है, ये लोअर लोब है। जब हम कोई चीज लेट के खाते हैं तो अगर वो अंदर चली जाए लंग्स के, तो सबसे ज्यादा कहां पे चांसेस होते हैं, अपर लोब के लोअर सेगमेंट में, लोअर लोब के लोअर सेगमेंट में। ठीक है, सिर्फ ये मैंने ये एनाटॉमी की बात बताई है। अब जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन ने बहुत अच्छा, अमेरिकन का जो यू वर्ल्ड क्यू बैंक है, तकरीबन 1.5 लाख उसकी प्राइस है, उसमें ये क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहता है आप लोग, आप क्या बैठे हो, आप बैठे हो इमरजेंसी में, ठीक है, आप बैठे हो इमरजेंसी में, किस में, इमरजेंसी रूम में बैठे हो, माशाल्लाह आप डॉक्टर बन गए हो किर्गिस्तान से, इमरजेंसी रूम में बैठे हो। आपने क्या किया, आपके पास एक पेशेंट आया और वो है ओल्ड, ठीक है, वो क्या है, बूढ़ा है, और उसने क्या, उसको क्या हुआ है, सेरिब्रल इंफार्क्शन हुआ है, ठीक है, उसको कोई दिमाग का इंफार्क्शन हुआ है, मतलब जो उसका सेरिब्रम है उसका इंफार्क्शन हुआ है, उसको इंफार्क्शन हुआ है सेरिब्रल, वो अनकॉन्शियस है, वो क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, ठीक हो गया, मान लिया अनकॉन्शियस है। फिर क्या हुआ, और वो ये उसने एक लाइन लिखी है कि वाइल लेइंग ऑन बैक, वो अपनी पुश्त पे लेटा हुआ है, मतलब स्पाइन पोजीशन में। स्पाइन पोजीशन आपने नेट से भी देख लेनी है, सीधा जब हम लेटते हैं ना तो उसको स्पाइन पोजीशन कहते हैं। वो अपनी स्पाइन पोजीशन में है, अनकॉन्शियस है, सेरिब्रल इंफार्क्शन हुआ है। लेकिन जब हमने उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया तो हमने कुछ ऐसी उसको ड्रग्स दी जिससे उसको क्या हुई, वॉमिटिंग हुई, ठीक है, उससे क्या हुई, उसको वॉमिटिंग हुई, उसको उल्टी आई। जब उसको उल्टी आई तो वो बेचारा क्या था, अनकॉन्शियस था, उसको तो होश ही नहीं अपनी, तो उसने क्या किया, उसने इनगल्फ कर ली वॉमिटिंग, ठीक है, उसने थोड़ी बहुत जो वॉमिटिंग थी उसको निगल लिया, वॉमिटिंग को इनगल्फ कर लिया, मतलब कि उसने अपनी उसकी जो सांस की नाली है उसमें थोड़ी बहुत उसके जो वॉमिटिंग का मटेरियल था वो चला गया। ठीक है, अब बीइंग अ डॉक्टर आपको पता चल गया कि यार इसको ना क्या हो गई है, इसको ना एस्पायरेशन हो गया, इसने एस्पायर कर लिया, इसकी सांस की नाली में कुछ चला गया। लेकिन एक दो दिनों के बाद उसको क्या हो गया, नेमोनिया हो गया, उसको क्या हो गया, नेमोनिया हो गया, ठीक है, उसको क्या हो गया, लंग का नेमोनिया हो गया। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, जिस जिस बच्चे को समझ आ गई है वो आंसर कर देगा कि कौन से लोब का नेमोनिया के सबसे ज्यादा चांस है और किस सेगमेंट के, मतलब लंग्स का कौन सा लोब इफेक्ट होगा और कौन सा सेगमेंट इफेक्ट होगा। डॉक्टर तरीम कह रही है राइट लंग इफेक्ट हो गया, ठीक है, मान लिया। डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं अपर लोब का कौन सा सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, लोअर लोब का कौन सा सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, यस। तकरीबन सारे आप लोग सही बता रहे हो, मतलब कि मैं कामयाब हो गया हूं आपको समझाने में कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आए और वॉमिटिंग को इनगल्फ कर ले तो आपने क्या कहना है, लंग का अपर लोब का लोअर सेगमेंट, लोअर लोब का लोअर सेगमेंट, अपर लोब का लोअर सेगमेंट, लोअर लोब का लोअर सेगमेंट के सबसे ज्यादा होने के चांसेस है निमोनिया में। क्यों? क्योंकि जब उसने वॉमिटिंग को इनगल्फ किया, वॉमिटिंग में क्या थे, जर्म्स थे जिन्होंने क्या करा दिया, एस्पायरेशनल निमोनिया करा दिया। ठीक है, हम ये आगे पढ़ेंगे भी, इसको हम कहते हैं एस्पायरेशनल निमोनिया। मतलब अगर किसी पेशेंट में जो वॉमिटिंग है वो उसके लंग्स में चला जाए तो उसको निमोनिया हो जाता है। कौन सा निमोनिया होता है? एस्पायरेशनल निमोनिया। और आपने इसको, मैंने आपको बता दिया कि आपने इस एनाटॉमी को कैसे अप्लाई करना है। ठीक हो गया, ये होगी आपकी स्पाइन पोजीशन। लेकिन अगर अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और जिस तरह मैंने आपको बताया था ये बच्चा, अपराइट पोजीशन, ठीक है, अपराइट पोजीशन, अगर आप खड़े हो, अगर आप, ये तो पहले अभी लेटे वाली बात थी ना कि आप लेटे हुए थे सीधा, लेकिन अगर आप खड़े हो तो फिर क्या होगा, जब आप खड़े होते हो ना तो आपकी जो राइट लंग है उसकी कुछ एनाटॉमी इस तरह की होती है। ठीक है, फर्ज करो कि ये लंग है, सिर्फ रफ सी डायग्राम है लेकिन आपने समझने के लिए अपनी बुक पे बना लेनी है इसको। ये एक होता है सुपीरियर फिशर, ठीक है, और ये होता है अब्लीक फिशर, इस तरह। ठीक है, इस तरह हमारे 3 लोब बनते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। ठीक हो गया, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। ठीक हो गया, मान लिया। अब जरा मुझे बताएं आपकी अकल क्या कहती है, अगर मैं यहां से कोई चीज फेंकूं, अगर मैं यहां से कोई चीज फेंकूं तो सबसे ज्यादा किस जगह पे जाने के चांसेस हैं? तो डॉक्टर तहरीम कह रही है कि आपके राइट इंफीरियर लोब में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। बाकी क्या कहते हैं, लोअर लोब में या अपर लोब में या मिडिल लोब में? जल्दी बताएं। डॉक्टर मुकद्दस कह रही हैं अपर में, डॉक्टर अनम कह रही हैं लोअर में, एहसन पता नहीं क्या सेम कह रहा है, डॉक्टर तलहा कह रहे हैं अपर में। ठीक हो गया। अब इस ये तो तकरीबन सारा गड़बड़ हो गई है, सारे इसमें हो गए हैं। ओके, तो मैं आपको ये समझाता हूँ।
कि भाईजान अपराइट पोजीशन में कहाँ पे जाती है। तो आपकी बुक ने क्या लिखा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। उसने आपकी बुक ने वाइल स्पाइन में लिखा है यूजुअली एंटर सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपना राइट लोअर लोब while laying on while upright usually enters the right lower lobe। ठीक है, लोअर लोब है इसका आंसर। देखो, जब मैं यहां से कोई चीज फेंकूंगा तो वो यहाँ पे इस तरह आएगी, ग्रेविटी की वजह से जो लोअर लोब होगा वो आपका अफेक्ट होगा। ठीक ठीक है, तो आपने याद रखना है, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है और उसने कोई चीज एस्पायर कर ली है और वो खड़ा था, आपने पूछना है कि जब आपने एस्पायर की थी आप खड़े थे या लेटे हुए थे, वो कह रहा है खड़ा था। आपने उसका एक्सरे कराना है और एक्सरे कराने में जो उसका लोअर लोब होगा इट विल बी, उस सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो चीज उसके लोअर लोब में चली जाएगी। और जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि जो बच्चा था वो खेल रहा था, बच्चा क्या था, खेल रहा था और वो खड़ा था, तो जाहिर बात है खड़े होकर खेल रहा होगा ना। तो और वो मूंगफली खा रहा था, और मूंगफली आपको पता ही है कि गरीबों का ड्राई फ्रूट है, मतलब गरीब बेचारे वैसे तो ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो मूंगफली है वही अफोर्ड कर सकते हैं। तो काइंडली मेहरबानी है कि आप जो मूंगफली है वो बच्चों को ना दिया करें, वरना वो एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो मूंगफली होती है ये बहुत अच्छी होती है, इसमें होता है विटामिन ई होता है, और विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो खैर वो खड़ा था और क्या था, वो पीनट को उसने इनगल्फ किया, जो पीनट थी उसके लोअर लोब में चली गई। जब उसके लोअर लोब में चली गई तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बच्चा था वो खड़े हुए खेल रहा था और उसने पीनट को इनगल्फ कर लिया, तो बताएं कौन सा लोब अफेक्टेड होगा। तो आपने क्या कहना है, लोअर लोब, और उसकी डायग्राम मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी आपकी लेइंग राइट साइड। ठीक है, अगर एक पेशेंट क्या है, peanut can cause cyanide poisoning, yes, peanut can cause cyanide poisoning। और डॉक्टर काशिफ ये अभी हम cyanide poisoning कल या परसों पढ़ेंगे ना, तो हम इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा ये। अच्छा, लेइंग राइट साइड, जब आप लेइंग राइट साइड पे खड़े होते हो, मतलब कि आप दाएं कर जो आपकी राइट साइड है उस तरफ करवट लेके आराम से सोए हुए हो, और आप साथ साथ कोई पॉपकॉर्न खा रहे हो या आपका बच्चा है और वो दाएं करवट लेके राइट साइड पे करवट लेके सो रहा है या लेटा हुआ है और वो कोई चीज इनगल्फ कर लेता है, तो फिर क्या होगा। जब राइट साइड पे होता है तो राइट साइड में आपने क्या याद रखना है, अपर लोब। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपर लोब अफेक्ट होता है। ये आपने इसको थोड़ा सा रटा भी लगाना है और इसको समझना भी है जिस तरह मैंने आपको समझाया है। और इस मतलब आपके लंग के नोट में ना कुछ इस तरह होगी, इस तरह। जब आप दाईं करवट लेटे होते हो ना, तो आपका जो ये वाला होता है ना ब्रोंकस, मतलब ये देखो ये अपर लोब है, ठीक है, और ये मिडल लोब है, ये लोअर लोब है। तो आपका जो अपर लोब होगा ये आपका ब्रोंकस है ना। तो जब आप दाईं करवट लेके लेटे होगे और आप कोई चीज एस्पायर करोगे तो सबसे ज्यादा कौन सा लोब इफेक्ट होगा, आपका अपर लोब। ठीक है, तो ये इसको आपने याद करना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन शेयर किए हैं कि एक बाबा था, उसको सेरिब्रल इन्फार्क्शन हुआ, उसने अपनी वॉमिटिंग को एंगल्फ कर लिया, उसको निमोनिया हो गया, तो बताएं कौन सा लोब इफेक्ट होगा। तो चूंकि वो लेटा हुआ था तो उसका क्या होगा, अपर लोब का लोअर सेगमेंट, लोअर लोब का लोअर सेगमेंट। उसके बाद अपराइट पोजीशन में अगर एक बच्चा था वो खेल रहा था, खड़े होकर खेल रहा था और क्या कर रहा था, वो उसने मूंगफली को इनगल्फ कर लिया, तो बताएं कौन सा लोब इफेक्ट होगा, लोअर लोब। उसके बाद अगर एक बंदा दाईं करवट लेटा हुआ था और उसने कोई चीज को इनगल्फ कर लिया, तो उसको वो क्या होगा, वो अपर लोब को अफेक्ट होगा। ठीक हो गया, तो इसमें यही एमसीक्यूज आते होते हैं, इसके बाहर एमसीक्यूज नहीं आएगा। इसके अलावा आपसे एक और एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, वो इसमें एनएलई के में तो नहीं है, लेकिन आपके अगर आप यूएसएमएलई करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये काम आएगा कि अगर अगर क्या होती है, नेक इंजरी होती है। ठीक है, चूंकि यूरोप में असला, तो आपको पता है कि यूरोप में असला नहीं होता, पाकिस्तान में असला बहुत कॉमन है लेकिन यूरोप में नहीं है। जो यूरोप में ज्यादातर हमले होते हैं ना, आपने देखा होगा कि यूरोप में ज्यादातर जो हमले होते हैं वो किस तरह होते हैं, स्टैबिंग होती है। ठीक है, मतलब आपको चाकू मारा जाता है, इवन के किर्गिस्तान में भी चाकू ही मारते हैं, जल्दी गोली नहीं मारते। तो नेक स्टैबिंग, ठीक है, अगर आपको क्या होती है, नेक स्टैबिंग होती है। ठीक है, नेक स्टैबिंग होती है, या फिर आपसे ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बड़े आराम से इमरजेंसी रूम में बैठे हो, आपके पास एक टैक्सी ड्राइवर लेके आया जाता है। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या है, टैक्सी ड्राइवर है, उसका क्या हुआ, आरटीए। आरटीए कहते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को। उसका आरटीए हुआ, वो टैक्सी ड्राइवर था और उसको क्या हुई, नेक इंजरी हुई। ठीक है, उसको क्या हुई, नेक इंजरी हुई, नेक इंजरी। तो जरा बताएं कि उसमें उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों है, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों है, और बाकी उसमें जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्यों है। तो आपने मेरी एक चीज याद रखनी है, देखो जो आपकी लंग्स होती है ना वो कुछ इस तरह की होती हैं। ठीक है, ये आपकी राइट लंग है, ये सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आपकी लेफ्ट लंग है, और यहाँ पे आपकी होती है क्लेविकल। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, क्लेविकल, यहाँ पे क्या होती है, क्लेविकल होती है। अब आपने जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि क्लेविकल के ऊपर हमारा क्या होता है, एपेक्स होता है। ठीक है, क्लेविकल के ऊपर क्या होता है, एपेक्स होता है, और हमारा क्या होता है, प्लूरा होता है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल प्लूरा।
सर्वाइकल प्लूरा और एपेक्स ऑफ द लंग्स किसके होता है? हमारी कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, खूबसूरती की अलामत है ये ब्यूटी बोन। और जो एपेक्स है इसके ऊपर हमारा क्या होता है? एपेक्स ऑफ लंग्स होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि भाईजान बताएं, अगर आपको एक बंदा लाया गया आपके इमरजेंसी रूम में, उसको चाकू मारा गया और वो उसकी गर्दन पे जाके लगा है, या फिर एक टैक्सी ड्राइवर लाया गया और उसकी उसकी नेक इंजरी हुई है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों है, उसको क्या क्या मसला है? तो आपने क्या कहना है कि भाईजान जब उसको यहाँ पे, फर्ज करो यहाँ पे चाकू लगा है उसको, यहाँ पे क्लेविकल के ऊपर, तो उसकी जो एपेक्स ऑफ लंग्स है, ठीक है, उसका एपेक्स ऑफ लंग है, या फिर जो उसका सर्वाइकल प्लूरा है, जो उसका सर्वाइकल प्लूरा है, दोनों क्या हो गए हैं? रप्चर हो गए हैं। दोनों क्या हो गए हैं? रप्चर हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया है? न्यूमोथोरैक्स। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, न्यूमोथोरैक्स। आपकी अगर प्लूरल कैविटी में एयर भर जाए तो उसको हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो उसकी प्लूरल कैविटी में क्या भर गई है? एयर भर गई है, जिसकी वजह से उसकी लंग्स कोलैप्स कर गई हैं, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसको सांस ही नहीं आ रहा, वो मरने के करीब है। ठीक है, तो ये इस तरह आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक हो गया। तो डॉक्टर तरीन बता रही हैं कि जी एपेक्स इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबव क्लेविकल के मतलब क्लेविकल से ऊपर। आपने सिंपल ये बात याद रखनी है, क्लेविकल से ऊपर जो आपकी ब्यूटी बोन है, अगर इसके ऊपर आपसे चाकू से हमला हो जाए, या आपको कोई पेशेंट है उसको नेक इंजरी हुई है, तो आपने न्यूमोथोरैक्स को लाजमी लाजमी रूल आउट करना होता है। ठीक हो गया। अब जरा मुझे बता दें कि ये एनाटॉमी वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया है, लंग्स के नोट। डायफ्राम स्ट्रक्चर, डायफ्राम स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डायफ्राम स्ट्रक्चर्स, डायफ्राम आपको पता है कि आपकी चेस्ट कैविटी और आपकी जो अब्डोमिनल कैविटी है इसको सेपरेट करता है, और क्या करता है? ये डूम शेप्ड होता है। ठीक है, आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब हमने एमबीबीएस के लेवल पे इसका क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपने वो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जो इसको परफोरेट करते हैं, जो इससे गुजरते हैं, स्ट्रक्चर परफोरेटिंग। ठीक है, इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर गुजरते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसको इसमें सुराख करके गुजर जाते हैं? तो आपने याद रखना है, ये रट्टे वाली चीज है, चूंकि ये एनाटॉमी है तो इसमें आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। T8, जो T8 है, जो आपकी थोरेसिक 8 वर्टिब्रा है, 8 थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसके लेवल पे क्या क्या गुजरता है? इंफीरियर वेना केवा गुजरता है, और फ्रीनिक नर्व। ठीक है, फ्रीनिक नर्व गुजरती है। ठीक है, फ्रीनिक नर्व के बारे में अभी हम बात करते हैं, फ्रीनिक नर्व और इंफीरियर वेना केवा। T10, ठीक है, T10 पे क्या गुजरता है? एसोफेगस गुजरती है। ठीक है, क्या गुजरती है? एसोफेगस, जो आपकी खुराक की नाली है। और क्या गुजरती है? वेगस नर्व। ठीक है, तो इसको आपने किस तरह याद रखना है कि चूंकि जो वेगस नर्व और 10th क्रेनियल नर्व है, तो आपने याद रखना है कि जो T10 है, जो 10th थोरेसिक वर्टिब्रा है, इससे क्या गुजरती है? वेगस नर्व गुजरती है इस लेवल पे। उसके अलावा T12 के लेवल पे जो डायफ्राम से चीज गुजरती है वो क्या है? एओर्टा है। ठीक है, वो क्या है? एओर्टा है। और क्या है? थोरेसिक डक्ट है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ ये रटा है तो सिर्फ आपने इसको याद करना है। उसके बाद इसमें एजाइगस वेन। ठीक है, ये सारे परफोरेटिंग इसके स्ट्रक्चर हैं, इसको सिर्फ आपने रटा ही लगाना है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। उसके बाद जो इससे समझाने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूं, जो कि इंतहाई अहम है और जो आपको क्वेश्चन आएगा। डायफ्राम की इनर्वेशन क्या है? ठीक है, डायफ्राम की इनर्वेशन क्या है? आपके डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो ये हम देखते हैं। आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है? जो डायफ्राम इज इनर्वेटेड बाय फ्रीनिक नर्व। जो आपकी फ्रीनिक नर्व होती है ना, वो किसको सप्लाई करती है? वो आपकी सप्लाई करती है डायफ्राम को। चलो, ये तो होगी सीधी सीधी बात। अब आपने क्या याद रखना है? अब आपने इसकी रूट वैल्यू याद रखनी है, किसकी? फ्रीनिक नर्व की। और वो क्या होती है? C3, C4 और C5। और आप कहते हैं कि यार ये तो हमें भूल जाएगा कि C3, C4, 5। तो मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों के पास, कई लोगों के पास टेलीनॉर का नंबर होगा, और उन टेलीनॉर का जो डायल कोड होता है वो क्या होता है? 0345। ऐसे ही है ना, 0345 होता है। तो आपने ये निमोनिक यूज करना है और इसको याद करना है कि फ्रीनिक नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या होती है? टेलीनॉर का डायल नंबर। और टेलीनॉर का डायल नंबर क्या होता है? 345। तो आपने कहना है C3, C4 और C5। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। अगर जो आपकी फ्रीनिक नर्व है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फ्रीनिक नर्व है, एक तो आपके डायफ्राम को सप्लाई करती है, और किसको सप्लाई करती है? ये आपके शोल्डर को सप्लाई करती है। ठीक है, शोल्डर को सप्लाई करती है, जो आपका कंधा है उसको सप्लाई करती है। और जो जिम वाले हजरात हैं इनको पता होगा, पीछे हमारे मसल होता है ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, ट्रेपीजियस मसल भी हमारे शोल्डर में होता है। ट्रेपीजियस मसल शोल्डर को सप्लाई करती है, और किसको सप्लाई करती है? हमारी पेरिकार्डियल कैविटी, ये हम सीवीएस में पढ़ चुके हैं, जो हमारा पेरिकार्डियम होता है उसको सप्लाई करती है। अब होता क्या है? अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी मसला आए, कोई भी मसला डायफ्राम पे आएगा, तो इन सब की तो सप्लाई इकट्ठी है।
डायफ्राम की सप्लाई इकट्ठी है, शोल्डर की सप्लाई इकट्ठी है, ट्रेपीजियस मसल की सप्लाई इकट्ठी है। अगर कोई इरिटेशन होती है, इरिटेशन किसको होती है? डायफ्राम को। अगर कोई इरिटेशन होती है किसको? डायाफ्राम को। अगर कोई डायफ्राम में मसला बनता है तो आपकी पेन रेडिएट करेगी, जो पेन होगी वो रेडिएट करेगी किस तरफ? शोल्डर की तरफ। इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन। आपके पास पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, और वो जो दर्द है वो कंधे की तरफ जा रहा है, कंधे की तरफ जा रहा है। तो अब मैं बताता हूं कि ये क्यों होता है, ठीक है? और आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। जो हमारी फ्रेनिक नर्व है वो क्या करती है? वो डायफ्राम को भी सप्लाई करती है, पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करती है, शोल्डर को भी सप्लाई करती है, ट्रेपीजियस मसल को भी सप्लाई करती है। जब एक इसमें डायफ्राम में मसला आता है तो चूंकि वो एक ही नर्व है तो हमारी पेन रेफर्ड पेन होती है। तो हमें पेशेंट आपका कहेगा डॉक्टर साहब इधर दर्द हो रही है, वो डायफ्राम पे हाथ लगाएगा और कहेगा कि ऊपर की तरफ पेन जा रही है, शोल्डर की तरफ पेन जा रही है, ठीक है? इस तरह वो आपको कहेगा। तो आपने फौरन समझना कि ये क्या है? ये फ्रेनिक नर्व का पेन है, ये रेडिएट कर रहा है। अब ये क्यों होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये फ्रेनिक नर्व डैमेज होगा तो एलिवेशन ऑफ एप्सिलेटरल हेमी-डायफ्राम ऑन एक्सरे होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। उसके इसके अलावा आपकी बुक ने इसमें कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ। आपने ये रेफर्ड पेन का लाजमी कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे बता दें, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है अदर बाइफर्केशंस, के बाइफर्केशंस मतलब आपकी जो कैविटीज हैं इसमें बाइफर्केशंस क्या कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं मेडिकल में, और अब अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करवाना चाहते हैं तो ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़े बच्चों को नहीं आती। अच्छा, आपको पता होना चाहिए आपकी नेक में क्या आती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी हम पढ़ चुके हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे डिवाइड होती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। और ये जो बाइफर्केशन, बाइफर्केशन का मतलब क्या होता है? बाइफर्केशन का मतलब होता है एक चीज दो में डिवाइड हो गई है। बाइफर्केशन, बाइफर्केशन कहाँ कहाँ पे होती है? ये इसमें आपने याद रखना है ट्राइएड ऑफ फोर, ठीक है? ट्राइएड ऑफ फोर मतलब कि फोर वर्ड याद रखना है। कैसे? जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना, ये आपकी नेक में होती है, और ये नेक में कहां पे डिवाइड होती है? कॉमन कैरोटिड कहां पे बाइफरकेट होती है? C4 के लेवल पे। जो आपका सर्वाइकल 4 वर्टिब्रा है उसके लेवल पे कॉमन कैरोटिड क्या होती है? बाइफरकेट होती है। जो आपकी ट्रैकिया होती है, जो ट्रैकिया सांस की नाली है, वो आगे बाइफरकेट होती है किस में? ब्रोंकाई में। तो किस में किस लेवल पे होती है? T4 पे। T4 पे ये सर्जरी में आपको काम आएगा। उसके बाद जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा बल्कि मैं आपका टेस्ट ही लेता हूं, जरा मुझे बताएं कि एब्डोमिनल एओर्टा हमने कहां पे पढ़ा था, बल्कि कहां पे छोड़े? आप ये बताएं कि एब्डोमिनल एओर्टा किस लेवल पे डिवाइड होती है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो किडनी होती है इसका सुपीरियर लेवल या इंफीरियर लेवल या मिडिल लेवल? चलो आसान कर दिया मैंने। जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो किडनी के सुपीरियर लेवल पे या इंफीरियर लेवल पे डिवाइड होती है? यस डॉक्टर मुकद्दस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश। जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है ये किडनी के इंफीरियर, फर्ज करो ये आपकी किडनी है, जो इसका इंफीरियर पार्ट होता है ना, यहाँ पे ये डिवाइड होती है, ठीक है? एब्डोमिनल एओर्टा यहाँ पे डिवाइड होती है। और हमने क्या पढ़ा था? एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, कि भाईजान जहाँ पे किडनी का लोअर पोर्शन होता है वहां पे एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डिवीजन हो रही होती है, वहां पे हाई स्ट्रेस पॉइंट होता है, ठीक है? तो सीवीएस इस तरह आपने पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है। आई होप कि आपको याद हो। अच्छा, एब्डोमिनल जो एओर्टा होती है ये कहाँ पे डिवाइड होती है? ये डिवाइड होती है L4 पे। तो आपने रूल ऑफ 4 याद रखना है। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि मेरे 3 रीजन है, सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन। जो सर्वाइक मेरी गर्दन है इसमें सबसे जो मशहूर बाइफरकेशन में कौन सी होती है? दैट इज माय कॉमन कैरोटिड, तो C4। जो मेरे ट्रैकिया है वो T4 पे डिवाइड होती है। और उसके अलावा जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा है वो L4 पे डिवाइड होती है। ठीक हो गया? तो ये आपने इसको याद करना है। अब हम इसकी बात करते हैं कि भाईजान अगर आप अपने डायफ्राम को इरिटेट करोगे, ठीक है? आपकी रेफर्ड पेन के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? डायफ्राम इरिटेशन, कि अगर आप अपने डायफ्राम को क्या करोगे? इरिटेट करोगे। इरिटेशन, कोई डायफ्राम में मसला आ गया तो क्या होगा? तो क्या होगा और कैसे होगा? आपने एक चीज याद रखनी है, जो हमारा गाल ब्लैडर होता है ना, हम इंशाल्लाह इसको जीआईटी में पढ़ेंगे। जो हमारा गाल ब्लैडर होता है जिसको हम आम जुबान में पिता भी कहते हैं, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में क्या हो जाए? कोलीलिथेसिस हो जाए, इसमें पथरी हो जाए, पित्ते की पथरी, या फिर क्या हो जाए? इसमें कोई कोई और डिजीज हो जाए। तो जो गाल ब्लैडर होता है ना, गाल ब्लैडर, या फिर क्या हो जाए? आपको लोअर लोब का लंग ट्यूमर हो जाए, ठीक है? या फिर क्या हो? आपको लंग लंग ट्यूमर हो जाए, किसका? लोअर लोब का। या फिर आपको क्या हो? गाल ब्लैडर की गाल ब्लैडर का कोई मसला हो। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इरिटेट करते हैं, ये दोनों छेड़ते हैं किसको? डायफ्राम को। जब डायफ्राम को छेड़ते हैं तो फिर डायफ्राम कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपना काम दिखाता हूं। वो क्या करता है डायफ्राम? अब हम इसको समझते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी लोगों को ना हिचकियां बहुत आती हैं, हिचकी, ठीक है? जिसको हम कहते हैं हिकअप कहते हैं, हिकअप्स, ठीक है? हिकअप्स
हिचकअप आपको पता है, जब हमारी फ्रीनिक नर्व इरिटेट करती है या जब हमारा डायफ्राम इरिटेट होता है तो हमें हिचकी आती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, हिकअप क्यों आता है, इट इज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डायफ्राम। अच्छा, जो गाल ब्लैडर है जब ये इरिटेट करेगा किसको, ये इरिटेट करेगा डायफ्राम को, या फिर लोअर लोब का क्या है, लंग ट्यूमर है, ये किसको इरिटेट करेगा, आपके डायफ्राम को। अब पेशेंट आपके पास आएगा और वो क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रही है और कंधे की तरफ पेन जा रही है, तो आपने फौरन समझ जाना ये किसकी पेन है, फ्रेनिक नर्व की पेन है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन, ठीक है। और ये किस किस वजह से हो सकती है, मोस्ट कॉमन ये किस वजह से होती है, लंग का ट्यूमर या फिर गाल ब्लैडर डिजीज जिसमें कोलिलिथेसिस आती है और बाकी चीजें आती हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपकी बुक की एक लाइन समझाने लगा हूं आपको। वो कहता है अगर क्या हो, फ्रीनिक नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है, फ्रीनिक नर्व को मैं डैमेज कर दूं, फ्रीनिक नर्व डैमेज हो जाए, फ्रीनिक नर्व अपना काम ही नहीं कर रही, ठीक है, फ्रीनिक नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा, फ्रीनिक नर्व क्या अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा। आपकी बुक ने सही तरह इसकी डिटेल नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूं, आप अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। जब फ्रीनिक नर्व डैमेज होती है ना, तो आपने क्या याद रखना है इसमें, आपकी बुक ने लिखा है कि एलिवेशन ऑफ इप्सीलेटरल, ठीक है, इप्सीलेटरल हेमी डायफ्राम, ये मैं आपको समझाता हूं बड़े अच्छे से। देखो, ये आपका डायफ्राम है, डूम शेप्ड है, ठीक है। अब अगर आपकी जिस तरफ की दो आपकी फ्रेनिक नर्व होती है ना, राइट और लेफ्ट साइड में, जिस तरफ की आपकी क्या हो जाएगी, फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाएगी, तो आपका क्या जो डायफ्राम होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जब आप उसका चेस्ट एक्सरे कराओगे तो एक तरफ डायफ्राम ऊपर उठा होगा, एक तरफ नीचे होगा। तो आपने क्या कहना है कि इसकी क्या जो फ्रेनिक नर्व है वो डैमेज है। अब ये तो होगी सीधी सीधी बात जो आपकी बुक ने लिखी है, लेकिन इसको मैं अपने अंदाज में समझाना चाहूंगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है। इसमें ना हमें जो जब फ्रेनिक नर्व डैमेज होती है या फिर हम किसी पेशेंट की फ्रेनिक नर्व कट कर दें, ठीक है, उसको लाइगेट कर दें, तो क्या होता है, जब हम लाइगेट करेंगे तो क्या होगा, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, ठीक है, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। और जो बच्चे तकरीबन 2 महीने से मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या होता है। दो चीजें होती हैं, ऑर्थोडॉक्स जो कि रवायती लोग होते हैं, ट्रेडिशनल लोग होते हैं, जो कि रवायत चलती आ रही है, और पैराडॉक्स वो होते हैं कि जो कहते हैं नहीं जी नया कोई काम करके दिखाना है। अब होता क्या है, आपने एक साइड की फ्रीनिक नर्व कट कर दी, आपने करवाना है स्निफ टेस्ट, इसको कहते हैं स्निफ टेस्ट। ये हम बड़ा कॉमनली करवाते हैं इसके फ्रीनिक नर्व के पेशेंट को। आपने पेशेंट को कोई चीज देनी है, आपने पेशेंट को कहना चलो सूंघो, इसको सूंघो। जब वो उसको स्निफ करेगा, सूंघेगा, तो वो डीप इंस्पायर करेगा। जब वो डीप इंस्पायर करेगा तो आपको पता है कि इंस्पायरेशन के दौरान, फर्ज करो ये हमारा क्या है, डायफ्राम है, तो इंस्पायरेशन के दौरान हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो डाउनवर्ड मूव करता है, इसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट, मतलब रवायत ये चलती आ रही है। लेकिन आपने क्या किया, आपने कमाल दिखाया हुआ है, आपने फ्रीनिक नर्व तो उसकी कट की हुई है, फ्रीनिक नर्व तो आपने एक तरफ की उसकी उड़ाई हुई है। तो जरा मुझे बताएं कि जिस तरफ आप फ्रीनिक नर्व उसकी उड़ाई हुई है, क्या वो भी हिस्सा नीचे मूव करेगा या वो ऊपर मूव करेगा, जल्दी बताएं, आपको अभी तक क्या समझ आई है। जिस तरफ मैंने फ्रीनिक नर्व कट की है वो हिस्सा ऊपर की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। डॉक्टर अनम, डॉक्टर मुकद्दस और बाकी डॉक्टर तरीम तकरीबन सारे कह रहे हैं अपर, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यही तो हम पढ़ते आए हैं। तो आपने क्या याद, इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, कि हमारी रिवायत क्या थी कि डायफ्राम को नीचे मूव करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने उसको स्निफ टेस्ट कराया तो उसका डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर गया। क्यों? क्योंकि उसका जो डायफ्राम है वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा। आपने याद रखना है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे आता है, रिलैक्स होता है तो ऊपर जाता है। तो इसको इसको हम कहते हैं स्निफ टेस्ट। ये आपने अपनी बुक पे लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट बात है अगर आप यूएस में करना चाहते हैं तो, ठीक हो गया। इसमें तकरीबन यही है, इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं लिखी हुई। अब